हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट माया। जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पर ये मेरा 5th वीडियो है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलएलबी 3 ईयर की में टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं और फर्स्ट ईयर में कितने होंगे, सेकंड ईयर में कितने होंगे, थर्ड ईयर में कितने होंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में भी 9 होंगे, सेकंड ईयर में भी 9 होंगे और थर्ड ईयर में टोटल सब्जेक्ट होते हैं 27 सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एलएलबी फर्स्ट ईयर के 9 सब्जेक्टों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई। अब आते हैं हम एलएलबी सेकंड ईयर के 9 सब्जेक्टों की जानकारी ले लेते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे टॉपिक के साइड। एलएलबी सेकंड ईयर में 9 सब्जेक्ट होते हैं और एलएलबी सेकंड ईयर के पहले सब्जेक्ट की जानकारी मैं आपको दूंगी। हमारी पहली बुक है जूरी प्रोडक्शन एंड लीगल थ्योरी, विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत। ठीक है ना। विधि शास्त्र एवं विधि के इसमें हमें विधि के ज्ञान के बारे में, विधि क्या है, विधि का अर्थ है कानून की जानकारी, कानून के ज्ञान के बारे में बताया गया है। और ज्यूरिस प्रोडक्शन या ये एक लैटिन शब्द से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विधि का ज्ञान, अर्थात कानून का ज्ञान होना। ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे सेकंड सब्जेक्ट की साइड। तो हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है लॉ ऑफ क्राइम। क्या है? लॉ ऑफ क्राइम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपराध विधि। ठीक है ना। और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। जो हम बोलते हैं ना आईपीसी सीआरपीसी, तो इससे क्या बोलते हैं, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। तो आपराधिक विधि में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। आपराधिक विधि में होता है कि जैसे मतलब कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित कर रहा है, अपराध के बारे में बताया गया है इस बुक में। जैसे कोई व्यक्ति किसी के प्रति अपराध कारित करता है, कोई किसी आशय से करता है और उसकी कोई अपराध करने के लिए उसकी तैयारी करता है और या फिर प्रयास करता है। तो अपराध, आशय, तैयारी और प्रयास, इन तीनों का अलग अलग अर्थ है। ठीक है ना। जब मैं आपको एलएलबी की बुक को पूरी डिटेल बनाऊंगी तो प्रयास, तैयारी और आस्थे, इन तीनों की पूरी डिटेल में आपको उसमें बता दूंगी कि आज से क्या होता है, तैयारी क्या होती है, प्रयास की है। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रही, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे तीसरे सब्जेक्ट के साइड। तीसरा सब्जेक्ट है ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट एंड असेसमेंट। ठीक है ना। इसका संपत्ति अंतकरण अधिनियम एवं सुखाधिकार। ठीक है ना। इसको आपको बुक से के नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें किस किस में संपत्ति के बारे में बताया गया है कि भाई क्या। तो संपत्ति के बारे में बताया गया किसी जीवित व्यक्ति द्वारा अन्य किसी जीवित व्यक्ति को वर्तमान या भविष्य में संपत्ति का अंतकरण किया जा रहा। सरल शब्दों में ये क्या जा सकते हैं, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, संपत्ति का अंतकरण किया। हस्तांतरण मतलब अपनी संपत्ति उसके नाम कर देना, उसके नाम कर देना। कि जीते जी कोई व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति किसी के नाम कर देता है, ये कि भाई मैं फलाने के नाम ये संपत्ति कर रहा हूँ, या अपने बेटे के नाम कर रहा है, अपनी बहू के नाम कर, अपने पोते के नाम, जो भी XYZ जैसे भी, तो इसको क्या कहते हैं, आप जैसे नाम से ही पता चल जाएगा, बुक का जो नाम है ना उससे जाहिर हो रहा है। जैसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी, तो आपको पता लग रहा है कि इसमें जमीन जायदाद के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे एलएलबी के सेकेंड ईयर के फोर्थ सब्जेक्ट की साइड। ठीक है ना। अब हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, कंपनी विधि। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कंपनी लॉ को कंपनी विधि। नाम से ही जाहिर हो रहा है ये तो आप, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं कि क्या हो रहा है। जब अनेक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने का अनुभव करते हैं, जन साधारण में ऐसे समूह को कंपनी समझ लिया जाता है। विधिक दृष्टि से इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है ना। विधि के अनुसार भी बहुत सारी परिभाषाएं इसकी दी गई है। कि अब आप जान रहे हो कि जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई काम करते हैं तो कंपनी का सर हम लोग मान रहे भाई उन्होंने वो फलानी कंपनी खोली है, तो इसे क्या कहते हैं, एक कंपनी लॉ के बारे में बताया गया। जैसे उसमें कंपनी एक ऐसे अनेक व्यक्तियों के एक संघ समुदाय है जिसमें संयुक्त कोष में अपने धन को बराबर उसमें लगाते हैं और उसका जो धन का जो बराबर लाभ होता है वो आपस में उसका लाभ बराबर बराबर अर्जित करते हैं। नाम से ही जाहिर हो रहा है बुकों कैसे कि क्या बताना चाह रहा है। ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे फिफ्थ सब्जेक्ट की साइड। हमारा फिफ्थ सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानवाधिकार। अब आपको पता लग रहा है बुक के नाम से ही, देखो
ह्यूमन राइट्स मतलब हमारे मानवाधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपको इतने घबराने वाली बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि, राष्ट्रों की विधि, ठीक है ना। और इसमें ये भी बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में कि लोक अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है और प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है, ठीक है ना। और राज्य के आचरण को तथा कुछ हद तक व्यक्ति के आचरण को नियंत्रण करता है लोक अंतर्राष्ट्रीयवाद, और जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीयवाद विधि व्यवसाय के आचरणों को नियंत्रण करती है, ठीक है ना। और लोक अंतर्राष्ट्रीयवाद विधि एक ऐसी नहीं है, विधि भी ऐसी नहीं है, ठीक है ना। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि एक ऐसी विधि नहीं है, और प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य विधि का एक अंग है, ठीक है ना। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि प्राय सभी राज्यों के लिए समान होती है, जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि विभिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको डिटेल तो मैं बना के दूंगी, तो आपको सबको ये किताबों से ही पता लग रहा है कि कौन सी किताब क्या कहना चाह रही है। लेबर लॉ। अब आते हैं हम हमारे छठे सब्जेक्ट की साइड, सिक्स सब्जेक्ट की साइड। हमारा छठा सब्जेक्ट है लेबर लॉ, श्रम विधि, ठीक है ना। अब आपको इसमें पता लग रहा है कि लेबर के बारे में बताया गया है, लेबर लॉ है, मजदूरों के बारे में बताया गया है इसमें, ठीक है ना। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1997, औद्योगिक विवाद के बारे में बताया गया है इसमें कि हमारे उद्योग में कौन कौन से, जैसे इसमें व्यक्तिगत विवाद होता है, औद्योगिक तो व्यक्तिगत विवाद तो स्वयं तक ही होता है, और औद्योगिक विवाद होता है जो औद्योगिक विवाद औद्योगिक, जबकि औद्योगिक विवाद अनेक व्यक्तियों अनेक कर्मकारों से संबंधित होता है। अब आपको इसमें पता लग रहा है कि भाई मजदूरों के बारे में बताई गई है इसमें डिटेल कि मजदूरों की क्या क्या उनके अधिकार होते हैं, उनको देना चाहिए जो, ठीक है ना। अब आते हैं हम हमारे सेवंथ सब्जेक्ट की ओर। हमारा सातवां सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक विधि। तो आपको इतना इतना उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बुक से ही जाहिर हो जाएगा कि हमारी किताब हमसे क्या कहना चाह रही है। प्रशासनिक विधि, प्रशासनिक विधि जन साधारण और जन कल्याण से जुड़ी बातें हैं, ठीक है ना। प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है। ये प्रशासनिक पदाधिकारियों के संगठन, शक्तियों, कर्तव्यों को निर्धारण करती है प्रशासनिक विधि, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे एट्थ सब्जेक्ट की ओर। हमारा आठवां सब्जेक्ट है टैक्स एंड लॉ, कराधान कराधान विधियां। कराधान मतलब आपको पता लग रहा है कि कराधान के कर से, जैसे हमारा टैक्स देते हैं हम, टैक्स एंड लॉ आपको बुक से ही पता चल जाएगा कर हम किस किस को देते हैं। भारतीय आयकर विधि के अंतर्गत करदाता की कसौटी का आवास है या नागरिकता नहीं, अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि करदाता की आय का निर्धारण उसकी गत वर्ष में निवास स्थिति के आधार पर निर्भर करता है, ठीक है ना। जैसे करदाता को 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए, भाई वो निवासी है, कहाँ का है, असाधारण निवासी है, साधारण निवासी है, अनिवासी है। मतलब अगर वो हमारे भारत का निवासी है तो उसे कर देना पड़े, इस तरीके से बताया गया था। करदाताओं के निवासी निर्धारण गत वर्ष में उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या तथा व्यवसाय के प्रबंध नियंत्रण आदि पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं हमारे नवे सब्जेक्ट की साइड। हमारा नवा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल इज बार बेंच रिलैक्सेशन एंड मूड कोर्ट, वैयक्तिक सदाचार, बार बेंच संबंध एवं मूड कोर्ट, ठीक है ना। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें न्यायालयों के बारे में, जैसे उच्च न्यायालय, ठीक है ना, इनके बारे में बताया गया। विधि एक जटिल विषय है, इसकी भाषा विशिष्ट माने जाते, विधि को आत्मसात कर पाना हर व्यक्ति के संभव नहीं है। विधि का ज्ञान देखो हर कोई व्यक्ति नहीं ले सकता, विधि का ज्ञान भी वही, कानून का ज्ञान भी वही व्यक्ति ले सकता है जिसमें वो योग्य हो, और अनुभवी और प्रशिक्षण व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं इसका ज्ञान भी। ये पाठ्यक्रम, ये व्यक्ति अधिवक्ता कर कहलाता है, जो व्यक्ति इस चीज का देखो, जैसे कहने का मतलब एडवोकेट कहलाता है ना, तो ये जो सब ज्ञान उसमें होना चाहिए, देख योग्य भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, शिक्षित तो आप जानो, जो पढ़ाई कर लेगा तभी उसको एडमिशन मिलेगा एलएलबी में, नहीं तो आप भी जान रहे हो वह व्यक्ति अधिवक्ता कहलाता है, ठीक है ना। अब आप इसमें आपको मैंने पूरे 9 सब्जेक्टों के बारे में बता दिया गया है। और जो हमारा देखो 9 सब्जेक्ट के बाद एक हमारा होता है 10वां वाइवा, जो मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था। वाइवा होता है हमें 100, ये हमारे जो प्रत्येक बुक है ये 100, हमारा पेपर 100 नंबर का होता है, और 36 नंबर हमें पासिंग मार्क्स लाने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। और जो ये 9वां सब्जेक्ट होता है ना, इसके बाद ये हमारा जो राइटिंग होती है वो तो होती है 80 नंबर की, ठीक है ना। और
जो ये इसका वाइवा होता है वो 20 नंबर का होता है, तो इसी में से इसका वाइवा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि भाई वाइवा होगा तो कौन सी बुक में से आएगा। मैंने आपको पहले बता दिया, लास्ट के 9th बुक में से ही वाइवा होगा, ठीक है ना। अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज में कमेंट में कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में LLB 3rd ईयर के सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। बाय, नमस्कार, धन्यवाद।